हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक्स राइटिंग इन डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, उसको ऐसा क्यों लग रहा था, कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस जो है वो करने वाली है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखो राइटिंग लिखना, जो लोग डायरी लिखते हैं ना, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस तो होगा ना, बिल्कुल। अगर कोई छोटे बच्चे की डायरी को पढ़ेगा और एक बड़े बच्चे की डायरी को या किसी एडल्ट की डायरी को पढ़ेगा तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो लिखना था, डायरी जो वो लिख रही थी अपनी, वो एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इस सेंस में था क्योंकि उसने कभी डायरी पहले नहीं लिखी, एक तो है ना, और उसके अलावा उसको ये जो डायरी मिली थी वो एज ए गिफ्ट मिली थी। और इसके पापा ने जो है, इनके फादर जो होते हैं एनी फ्रैंक के, इनके पापा इनको इनके 13th बर्थडे पे वो डायरी गिफ्ट करते हैं। और उसके बाद वो और क्या कहती है, यहाँ पे वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं क्योंकि उसके पास कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड तो होते नहीं है जिस डायरी में वो अपने सारे थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, सब कुछ उसमें लिख लेती है। उसको ऐसा लगता था दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। उसको लगता था कि कोई भी कोई मैं 13 ईयर्स की वो थी उस टाइम पे, तो कहती है कि अगर मैं अपनी डायरी लिखती हूँ और कोई मेरी डायरी पढ़ेगा तो कोई भी ऐसी इंटरेस्ट नहीं लेगा। जो भी मैं बातें लिखना चाह रही हूँ इसमें, हो सकता है कोई सोचेगा कि 13 ईयर्स की जो बच्ची है वो क्या ही डायरी जो है अपना लिखेगी। हैंस शी कुड राइट फ्रीली इन द डायरी टू गेट ऑल द वरीज ऑफ हर चेस्ट। तो उसने क्या किया, वो डिसाइड करते कि वो डायरी लिखेगी, अपने लिए लिखेगी, क्योंकि उसको अपनी मन की सारी जो बात है वो अपनी डायरी में लिखना चाहती थी, जिससे उसके मन पे जो भी बोझ है वो सब बिल्कुल उसका जो बोझ जो भी है, जिसको उसको बर्डन लगता था, वो उसके पास अब नहीं रहेगा कुछ भी ऐसा। नेक्स्ट है आपका, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। तो एनी जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो एनी जो है वो हमेशा अकेला, बहुत अपसेट फील करती थी। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था और वो चाहती थी कि उसके मन में जो भी बोझ है उसके मन के ऊपर, ठीक है, या फिर जो भी उसके मन में बोझ है, जो भी टेंशन है, जो भी वो बात बताना चाहती है, तो फ्रेंड होता तो फ्रेंड को बता सकती थी, बट उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। तो वो डिसाइड करती कि वो डायरी रखेगी जहाँ पे वो अपने सारे सीक्रेट्स को छिपा के रख सकती है ना, और अपनी उस डायरी को अपना एज ए ट्रू फ्रेंड जो है वो मानती थी। थर्ड है क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड एनीथिंग शी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल। तो उसको क्यों लगता था, डायरी पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों था उसे कि डायरी को अगर मैं कोई बात लिख रही हूँ डायरी में तो वो डायरी तक ही रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। लोगों पे उसको ऐसा ट्रस्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो एनी ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उसने कहा है यहाँ पे बहुत, वो कहती है कि पेपर हैड मोर पेशेंस, कि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस है एज़ कम्पेयर टू पीपल। क्यों, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमने कोई बात पेपर पे लिख दी है तो पेपर थोड़ी ना जा के बोल के किसी को बताएगा, नहीं बताएगा ना, उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा यहाँ पे। तो वो सोचती है कि मेरे लिए ये आसान है कि मैं अपने सारे थॉट्स को, अपने विशेस को डायरी में लिख दूँ, जो भी उसके दिमाग में आते थे। और इसी प्रकार उसने फिर यहाँ पे क्या किया कि वो अपने सारे सीक्रेट्स को छिपाने के लिए वो अपनी पर्सनल डायरी जो है उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और उसको अपना ट्रू फ्रेंड जो है वो बिल्कुल मानती है, ठीक है। और किसी और के लिए नहीं था, वो डायरी जो लिखती थी ना सिर्फ अपने लिए लिखती थी। उसका ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं था कि मेरी डायरी को कोई और पढ़े, ऐसा कुछ उसका विचार नहीं था इस टाइम। नेक्स्ट है आपका, वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो उसने क्यों डिसाइड किया कि जब वो डायरी लिखने स्टार्ट करने वाली थी तो वो क्या करती है, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहाँ पर देती है। तो ऐसा क्यों किया उसने, इसका रीज़न ये था कि अगर वो अपनी डायरी को लिख रही है, डायरेक्टली जो है वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगी और कुछ भी ऐसे लिख देगी तो किसी को क्या पता चलेगा, किसी को क्या समझ में आएगा कि वो लड़की कौन है, डायरी क्यों लिख रही है, क्या रीज़न है। तो इसीलिए वो अपना जो है ब्रीफ स्केच उसमें लिखती है, अपनी फैमिली के बारे में बताती है, स्कूल के बारे में बताती है, अपने खुद के बारे में बताती है, जिससे कि अगर कोई उसकी रीडिंग को, उसकी डायरी को कोई पढ़ेगा तो वो जो रीडर्स हैं उनको हेल्प कर सकेगा। किस चीज़ के लिए, ताकि वो एक कनेक्शन डेवलप हो सके पढ़ने वाले का, ठीक है, किसके साथ में, जिसने वो डायरी लिखी है उसके साथ में, ओके। जो भी उसके आसपास जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी अपनी उस डायरी में नोट डाउन किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको कैसे समझ में आता है, कैसे पता चलता है कि जो एनी है वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती थी। तो देखो इसका रीज़न क्या है कि एनी की जो ग्रैंड मदर है वो बहुत बीमार थी। जब उनका बर्थडे वो सेलिब्रेट करने वाले थे तो एनी की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत बीमार थी और वो अपनी ग्रैंड मदर की बहुत क्लोज थी। तो उसके पापा और मम्मी जब वो सेटल थे कहाँ पे, हॉलैंड में, तो वो कहाँ पे रहती थी, वो अपनी दादी के साथ में आशीर में रहती थी और वो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत क्लोज थी। अपनी डायरी में उसने बताया है ये, जब उसकी ग्रैंड मदर उनकी डेथ हो जाती है जनवरी 1942 में, तो वो कहती है, नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो वो बताती है यहाँ पे कि कोई समझ भी नहीं सकता है, कोई नहीं जानता है कि मैं कितना उनके बारे में सोचती हूँ, मतलब अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचती हूँ, मैं कितना उनको प्यार करती हूँ। तो वो अपना ये मैसेज कि मैं वो उनको कितना प्यार करती है, अपना ये मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहती है। किसके थ्रू करती है वो अपना मैसेज, जब उसका 13th बर्थडे आता है नेक्स्ट ईयर, तो वो एक कैंडल अपनी दादी जी के नाम की जो है उसमें जला देती है, ताकि वो अपना लव और ग्रैटिट्यूड जो है वो अपनी दादी के लिए शो
कर सके, उसको एक्सप्रेस कर सके यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एनी, मिस्टर कीजिंग जो है वो हमेशा क्यों ऐसे इरिटेट होते रहते थे एनी से। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और क्या कहते थे उसको करने के लिए। तो मिस्टर कीजिंग कौन थे, मिस्टर कीजिंग थे उसके मैथ्स के टीचर, यानी कि मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, और थोड़ा सीनियर सिटीज़न, मतलब थोड़ा इनकी एज ज़्यादा थी। मिस्टर कीजिंग जो है वो हमेशा अनॉयड रहते थे एनी से, क्यों, क्योंकि एनी का जो एक नेचर था, कैसा नेचर था, एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, और इसीलिए इसी रीज़न की वजह से, बात करने की वजह से उसके जो टीचर है उसको पनिश करते थे, और पनिशमेंट में क्या करते थे, पनिशमेंट में उसको एक्स्ट्रा काम दिया करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे। और स्पेशली क्या काम रहता था उनका, कुछ टॉपिक्स दे दिए और उन टॉपिक्स के ऊपर वो ऐसे लिखने के लिए एनी को दिया करते थे, ठीक है। और ऐसा टॉपिक देते थे जो उससे बिल्कुल मैच करता था, यानी कि एनी से रिलेट करता हुआ कोई ना कोई टॉपिक जो है वो उसको दिया करते थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। तो एनी को एक बार टॉपिक मिला, जब पनिशमेंट मिला उसको, तो चैटर बॉक्स टॉपिक दिया गया उसको ऐसे लिखने के लिए। कैसे वो जस्टिफाई करते हैं यहाँ पे, तो वो कहती है यहाँ पे अपने इस टाइटल को जो उसको दिया गया है चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत बात करता है ना, चुप ही नहीं होगा, बिल्कुल बात करता है बहुत ज़्यादा। तो वो ऐसे क्लैरिफाई करती है अपनी बात को, ऐसे क्लियर करती है अपने पॉइंट को कि उसको ये जो कैरेक्टर है, बात करने का जो उसको कैरेक्टर है ना, वो उसकी मदर से उसको मिला है ना। और उसकी मदर जो है वो भी क्या थी, टॉकेटिव थी, और बल्कि इससे ज़्यादा जितना एनी बात करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा उसकी मदर बात करती थी। और वो यहाँ पे जो है ये भी कहती है नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट सच इनहेरिटेड ट्रेस। तो वो कहते हैं कि ऐसी क्वालिटीज़ या ऐसे फीचर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से हमने इनहेरिट करे, उनको हम ऐसे बदल तो सकते नहीं हैं, हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए मेरी नेचर भी ऐसी और मैं इसको चेंज नहीं कर पा रही हूँ। सिंपल सा वो आंसर दे देती है अपने सर को। नेक्स्ट है आपका डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो क्या आपको लगता है कि जो एनी के टीचर थे मिस्टर कीजिंग वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो देखो यहाँ पे क्या है आंसर, स्टार्टिंग में वो उसको ऐसे करते थे, मतलब उसको पनिशमेंट देना, इस तरह की चीज़ें वो करते थे, लेकिन लास्ट में ना वो मान जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नो मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर, इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, लेकिन वो अपनी क्लास में डिसिप्लिन चाहते थे, साइलेंस चाहते थे बिल्कुल। जब भी वो अपना लेक्चर वगैरह देते थे, क्लास में पढ़ाते थे बच्चों को, तो वो ये चाहते थे, सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कोई पढ़ाए तो क्लास कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल शांत रहनी चाहिए, वेल डिसिप्लिन होनी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, टीचर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ ए स्टूडेंट। सिंपल सी बात है कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपने बच्चों का वेलफेयर ही सोचेगा ना। अगर बच्चे ऐसे शोर मचाते रहेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, तो फिर पढ़ाने का क्या ही फ़ायदा होगा, कोई सुनेगा भी नहीं उनकी बात को। एनी टीचर वुड बी annoyed at the children keep on talking during the class। तो ऐसा कोई भी टीचर, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बात करता है, यहाँ पे इफ़ है ये, ओके, अगर क्लास में बच्चे बात करते हैं, इट नहीं है यहाँ पे, ये इफ़ आएगा। तो क्लास में अगर बच्चे बात करते हैं तो किसी भी टीचर को गुस्सा आ सकता है बिल्कुल। तो मिस्टर कीजिंग जो है वो अनॉयड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एनी से, क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव है। उसको पनिश करने के लिए वो क्या करते हैं, मारते नहीं थे ऐसे पनिशमेंट में कि पिटाई कर दिया, कुछ ऐसा पनिशमेंट दे दिया। पनिशमेंट में उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे, एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिया करते थे, और स्पेशली किस चीज़ के ऊपर थे कि कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए दे दिया, इस तरह से उसके टीचर जो है वो उसको पनिश करते हैं यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है आपका व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। अब ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर कीजिंग ने आने को परमिशन दे दी क्लास में बात करने की। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला कि आप बात कर सकती हो, बट उसने जो अपनी बात को जस्टिफाई किया था अपने ऐसे में लिख के, उसको वो मान लेते हैं। देखो लास्ट जो ऐसे मिलता है उसको 3 बार उसको ऐसे मिलता है, तो लास्ट में उसको जो टॉपिक मिला वो मिला क्वैक क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक कौन करता है, डक करती है क्वैक, है ना। तो जब उसको लास्ट में ये टॉपिक मिला क्वैक क्वैक वाला, तो वहाँ पे ये एक पोएम लिखी उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली, जो एनी थी उसने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली, ताकि मैं अब जो है मैं जो चीज़ें लिखूंगी ना वो मैं ऐसे लिखूंगी कि मेरे टीचर जो है वो इम्प्रेस हो जाएंगे और उनको कोई आंसर नहीं बन पाएगा, ऐसा वो सोच रही थी यहाँ पे। तो जब उसने वो पोएम अपने टीचर मिस्टर कीजिंग को वो दिखाती है वहाँ पे, तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। उसने अपने जो भी वो अपनी आर्ग्यूमेंट देना चाहती थी वहाँ पे, वो बहुत अच्छे एक अच्छे से वे में, है ना, अच्छे से प्रेजेंट करके वो उनको दे देती है। इससे हेल्प क्या होता है, इससे हेल्प ये हुई कि मिस्टर कीजिंग और एनी के बीच का जो एक गैप था, ठीक है ना, जो वो गैप मेंटेन करते थे पहले, वो कुछ कह नहीं सकते थे, या वो अपनी बात को शेयर नहीं कर पाती होगी, या अपने आर्ग्यूमेंट नहीं रख पाती होगी उनके सामने, वो जो गैप था वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद उसको दोबारा कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क टीचर ने नहीं दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ अ 13-year-old गर्ल। तो क्या एनी सही थी जब वो कहती है कि उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसकी राइटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट उसके हिसाब से सही था, वो सही सोच रही थी यहाँ पे। आगे देखते हैं इसका आंसर। अब देखो ये कॉमन सी बात है कि ये ह्यूमन नेचर है,
है ना। ह्यूमन नेचर कैसी है कि बच्चों की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ज़्यादा सीरियसली तरीके से नहीं लेते हैं लोग। अगर कोई बड़ा कोई चीज़ लिख रहा है, कोई बड़ा राइटर है या कोई एक छोटा राइटर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि जो बड़ा राइटर है, जो एडल्ट है, उसकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, सोचेंगे वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी लिखेगा या उसके माइंड में ज़्यादा अलग अलग थाट्स हैं, अच्छे अच्छे थाट्स रहे होंगे। 13 ईयर की थी वो, थी कुल उस टाइम पे। तो एने को ऐसा लगता है कि मोस्ट पीपल डोंट वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड द वर्ल्ड। तो उसको लग रहा था कि जो लोग हैं ना, ज़्यादातर वो क्या करेंगे, मेरी बात को ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि मैं क्या सोचती हूँ दुनिया के बारे में, मेरा क्या सोचना है, क्या मानना है, कोई इस पर इतना ध्यान नहीं देगा, बिकॉज दे थिंक चिल्ड्रन आर टू इमेच्योर टू टॉक अबाउट वर्ल्डली मैटर। तो उसको लगता था कि सब लोग ये सोचेंगे कि मैं बच्ची हूँ, है ना, और मैं इस तरह के मैटर्स में बात करूँगी तो सबको थोड़ा ऑड ही लगेगा। हाउएवर एनी फ्रैंक्स डायरी वॉज पॉपुलर अमंग द मासेस एंड वॉज ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब एनी ने जब ये डायरी लिखना स्टार्ट किया तब वो सब चीज़ सोचती थी, बट बाद में क्या होता है कि एनी की इसी डायरी को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, है ना, और वो बहुत ज़्यादा रिनोट जो है फिर हो जाती है, बहुत फेमस हो जाती है। और ये कब की बात है, ये हो लोग यहाँ पे क्या हुआ था, ये उस टाइम की बात है जब नाजी रूल कर रहे थे, है ना, नाजीज जो थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने रिलीजन के लोगों को तो वहाँ पे वो रखना चाह रहे थे। अब ये जो थी आपकी, यानी ये कौन थी, ये ज्यूइश थी, है ना, तो वहाँ से इनको भगा दिया जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पापा के, इनके पापा जहाँ पे काम करते थे जिस बिल्डिंग में, वहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया बिना किसी को बताए ऐसे, और वहाँ पर इन्होंने डायरी लिखना जो था उसको स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ अ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द before you read section, compare these with what Annie writes in a diary. What language was the diary originally written in what way is the Annie diary is different? देखो इसका आंसर, एनी की जो डायरी थी ओरिजिनली वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, वो डच में लिखी थी। ठीक है, बाकी की डायरीज़ जो थी या बाकी की जो भी चीज़ें थी उन सबसे काफ़ी डिफरेंट था ये, है ना। उसने अपनी डायरी को अलग से नाम भी दिया किटी, उसने अपनी डायरी को खुद से नाम दिया किटी, और उसने उसको अपने, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं अपने घर में बात करते हैं तो उसमें कोई हम एक पैटर्न तो फॉलो नहीं करते बात करने के लिए, जो मन में आया लिख दिया, जो मन में आया बोल दिया। तो इनफॉर्मल तरीके से उसने अपनी डायरी को लिखा। यहाँ पे बच्ची थी तो बच्ची के अकॉर्डिंग उसने अपनी डायरी को लिखा, अपनी जो भी सारी फीलिंग्स, जो भी अपने सीक्रेट्स थे उसने इस डायरी में लिखा, क्योंकि उसको लगता था कि डायरी किसी को जाके बताएगी नहीं मेरी बात कोई भी। बहुत सारी चीज़ें लिखी, अपनी जो भी मेमोरीज़ थी उसकी, जो भी उसके इवेंट्स हुए हैं उसकी लाइफ में, वो सब उसमें रख देती है, डायरी में लिख देती है। और बाकी डायरी से इस डायरी में यही डिफरेंस था कि वो अपनी इसको इनफॉर्मल वे में रखती है, अलग से इसको नाम दे देती है, अपने सारे जो भी सीक्रेट्स हैं वो इसके अंदर छुपा के रखती है। नेक्स्ट है आपका, वाई डज एने नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। तो एने जो है आपकी, वो अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन क्यों देती है स्टार्टिंग में यहाँ पे, है ना। डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। तो किटी जो है उसके लिए क्या है, इनसाइडर है या कोई आउटसाइडर है, मतलब समझती है कि उसको अपना फैमिली का पार्ट समझती है या कोई बाहर का समझती है यहाँ पे। तो एनी जो है वो अपनी डायरी में अपनी फैमिली के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन देती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर बाकी लोग डायरी को पढ़ेंगे तो उनको पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में पता होना चाहिए ना, कि वो क्या लिख रही है, किस चीज़ के बारे में लिख रही है, लोनलीनेस के बारे में लिख रही है, या जो भी उसकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं वो सब उसमें लिख रही है। तो उसको एक अच्छी तरह से वो रिप्रेजेंट करना चाहती थी यहाँ पे। तो वो अपने फादर के बारे में बताती है, अपनी मदर के बारे में बताती है, उसकी मदर बहुत काइंड थी, ठीक है, अपने पापा के बारे में बताती है, अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताती है, उसकी एक एल्डर सिस्टर थी उनके बारे में बताती है। किटी में, किटी उसकी डायरी का नाम था। और किटी कहाँ से मिली उसको, किटी उसको उसके पेरेंट्स ने उसके 13th बर्थडे पे उसको एज ए गिफ्ट दिया था, और वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है और उसको एक इनसाइडर समझती है। इनसाइडर समझ रही है तभी तो उसके अंदर अपने सीक्रेट्स लिख रही है ना वो सारे के सारे। अगर वो आउटसाइडर समझती तो उसके अंदर कोई भी अपना सीक्रेट जो है वो नहीं लिखती यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कीजिंग, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर। तो यहाँ पे ये चारों जो कैरेक्टर हैं, फादर, ग्रैंड मदर, ये उसके टीचर हैं दोनों, कीजिंग और क्यूपरस, तो उनके बारे में एनी क्या फील करती है और वो क्या बताते हैं एनी के बारे में। देखो, एनी जो थी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, अपनी ग्रैंड मदर से, मिसेस क्यूपरस से, मिस्टर कीजिंग से, उसके मैथ्स के टीचर थे, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया, जिस तरह से वो लिखती थी इन सब के बारे में अपनी डायरी में, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि एने जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच थी, इन लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो, ठीक है। और समझने के लिए ठीक भी है हमारे लिए यहाँ कि लोगों के साथ में कैसे उसका इंट्रैक्शन था कुछ लोगों के साथ में, और यहाँ पे वो एक कनेक्शन बना लेती है इन सब लोगों के साथ में, बहुत ही इंटरपर्सनल रिलेशन रहता है उसका इन सब के साथ में, है ना। इन सब से वो बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट है, एनी ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा, देखो क्या लिखा, मिस्टर कीजिंग ने उसको एनी को ऐसे दिया, किस टॉपिक पे, चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स मैंने आपको बताया जो बहुत भूलता है। क्यों दिया चैटर बॉक्स पे, क्योंकि वो क्लास में बहुत बात करती थी, तो एज ए पनिशमेंट उसको मिला ये ऐसे लिखने के लिए।
इस ऐसे में उसने क्या लिखा, इस ऐसे में उसने लिखा कि मेरा जो बोलने का कारण है ना वो ये है क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर जो है, मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेरी मदर से इनहेरिट किया है मैंने, तो मैं इस नेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है इस हैबिट को छोड़ना जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है ना, इस हैबिट को छोड़ पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मिस्टर कीजिंग जो है इसकी बात को सुन के हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो बिल्कुल सटीक आर्ग्यूमेंट दिया था, और वो फिर उसको बाद में पनिशमेंट भी देना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रडिक्टेबल। तो टीचर एनी जो है वो कहती है टीचर्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में बोलती है कि वो अनप्रडिक्टेबल है, मतलब पहले से बता नहीं सकते कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल वो यहाँ पे ये बताती है हमें, मिस्टर कीजिंग का ही देख लो यहाँ पे। वो कहते हैं कि अनप्रडिक्टेबल टीचर क्यों कहा गया उनको यहाँ पे, क्योंकि उसको लग रहा था कि मिस्टर कीजिंग जो है ना वो बिल्कुल इनडिफरेंट है उसके लिए। इनडिफरेंट मतलब किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं शो करना बिल्कुल भी, ठीक है, जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहना, हाँ ना खुश ना दुख, कुछ भी नहीं, इस तरह से वो उनका बिहेवियर था एनी के लिए। और वो हमेशा उसको डांटते थे, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। किस लिए डांटते थे, क्योंकि बहुत बात करती थी। स्टार्टिंग में उसने उसको पनिश भी किया है ना, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे वो, लेकिन जब उसके एसेस पढ़े उन्होंने तो थोड़ा उन्होंने काफ़ी एंजॉय भी किया, और उसके बाद उन्होंने इस तरह का कोई भी पनिशमेंट जो है वो एनी को क्लास में फिर दोबारा नहीं दिया। राइट, नेक्स्ट है आपका। तो ठीक है, इसको करने की कोई ऐसा नीड नहीं है यहाँ पे। फिर देख लेते हैं एक बार, ये भी नहीं है, ये आपके एनसीईआरटीज़ में दिया है आपका काम जो है ना, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो आपके यही क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। अब इसमें जो जैसे मैंने आपको कल वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको एक्सट्रैक्ट कराए थे, है ना, जिस ब्लैक एरोप्लेन और ये वाले जो चैप्टर थे उसमें क्या था, एक्सट्रैक्ट था। तो जैसे आपको 4-5 लाइन्स लिख के दे दी हैं, ठीक है, और इन 4-5 लाइन में से फिर आपसे नीचे जो है 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए, किसी का सिनोनिम पूछ लिया, किसी का एंटोनिम पूछ लिया, ऐसे करके उसमें आपका ये था। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 3 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना नेक्स्ट चैप्टर आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें आपके 3 पार्ट है, तो इसमें पहला पार्ट ही कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो गोवा में जो एल्डर्स थे वो किस चीज़ को याद करते हैं, तो जो एल्डर्स थे गोवा में किस चीज़ के बारे में, वो किस चीज़ को वो याद करते हैं, वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, वो अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं, जब जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, ब्रेड और लोव्स, है ना। तो ब्रेड कितना फेमस था, कितना इंपॉर्टेंस था उन लोगों के लिए वहाँ पे। राइटर और क्या बताते हैं यहाँ पे कि जो ईटर्स हैं लोव्स के, मतलब कि जो खाने वाले हैं अभी ब्रेड को वो तो अभी हैं, बट जो बनाने वाले हैं वो शायद अभी वो भी अभी हैं, मतलब ओके, जो खाने वाले जो लोग हैं वो अब नहीं है, वो वैनिश हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लेकिन बनाने वाले तो अभी भी है ना। वो तो हम आज भी देख सकते हैं ब्रेड बनाना, ब्रेड तो हम अभी भी खाते हैं। तो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया वो तो अब नहीं है, जिन्होंने इसको खाना स्टार्ट किया होगा वो लोग नहीं है अभी, बट अभी जो लोग बना रहे हैं ब्रेड वो तो अभी कंटिन्यू है ना, कोई ना कोई तो उसको बनाएगा ही ना यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, इस ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन इंडिया। क्या ब्रेड को बनाना अभी भी पॉपुलर है गोवा में, आपको कैसे पता। तो येस, ब्रेड मेकिंग जो है वो अभी भी पॉपुलर है गोवा में। इसका हमें पता कैसे लगता है कि जब नरेटर हमें ये बताते हैं कि जो ईटर्स हैं वो तो शायद चले गए हैं, लेकिन जो मेकर हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे जैसे जो भी वो चीज़ें यूज़ करते थे उसको मिक्स करना, मोल्ड करना, है ना, जो बेक करते हैं ब्रेड्स को, वो सारे लोग तो अभी यहाँ पे है ना, उनके पास अपनी खुद की फर्नेसेस हैं जिसमें वो ब्रेड को बेक करते होंगे। तो ये सारे प्रूफ हैं जिनसे पता लगता है कि हाँ अभी भी जो ब्रेड मेकिंग है वो पॉपुलर है कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है, बेकर को क्या कहते हैं, तो बेकर को किस नाम से जानते हैं, बेकर को पेडर के नाम से जानते हैं गोवा में। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। तो बेकर कब आता था, बेकर 2 बार आता था। एक तो तब आता था अर्ली मॉर्निंग में, है ना, और सेकंड टाइम तब आता था जब वो अपनी जो बास्केट लेके जाता था जिसमें वो ब्रेड लेकर जाता था, उसको जब पूरा बेक चुका होता था ना, उसके बाद उसको खाली करके वापस आता था। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बच्चे क्यों भाग के जाते थे मिलने के लिए, तो बच्चे इसलिए भाग के जाते थे उससे मिलने के लिए क्योंकि उनको ना ब्रेड खाना तो अच्छा लगता था, लेकिन वो साथ ही साथ क्या करते थे, ब्रेड की बैंगल्स बना के भी उनके साथ में खेलते थे, है ना। और ये एक स्वीट ब्रेड होता था। अब ब्रेड बैंगल से क्या मतलब है, जैसे आपने सबने देखा है, ब्रेड को देखा है तो ब्रेड की शेप मान लो ये है ना, तो वो क्या करते थे, अंदर से ही पार्ट निकाल दिया, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो क्या, अगर उसको ऐसे हाथ में पहन लेंगे तो पहना जा सकता है ना आसानी से, ऐसे बैंगल ही वो काम करेगा। तो ये मतलब है यहाँ पे इसका। नेक्स्ट है आपका मैचिंग, देख लो यहाँ पे,
मैरिज गिफ्ट जो था आपका, अब वहाँ पे जो शादियाँ होती थी, कुछ फंक्शन होता था, वहाँ पे ब्रेड का यूज़ होता था। ब्रेड से बनाने वाली अलग अलग तरह की जो स्वीट डिशेस थी वो बनाई जाती थी। तो मैरिज गिफ्ट में जो है वो क्या करते थे, मैरिज गिफ्ट में स्वीट ब्रेड की एक डिश बनती थी, बोल, उसको बनाते थे। पार्टी फीस्ट में क्या था, ब्रेड का यूज़ करते हैं। अगर डॉटर की एंगेजमेंट है, अगर वहाँ पे सैंडविच नहीं बने तो मतलब मान लो कि बेकार है वो बिल्कुल फंक्शन। क्रिसमस के लिए वो क्या बनाते थे, केक और बॉलिनहास बनाते थे आपके। ये डिशेज़ हैं जो बनती हैं किससे, आपकी ब्रेड से। बेकर क्या पहनता था, पहले टाइम में क्या पहनता था, और जब ऑथर यंग था तो क्या पहनता था। इन पोर्टुगीज डेज जो बेकर है वो यूजुअली किस चीज़ में ड्रेस था, बहुत ही स्ट्रेंज सा उसका ड्रेस होता था। पेक्यूलर मतलब स्ट्रेंज है ना, या एक स्पेसिफिक। तो एक ड्रेस होता था, इसको कबाई के नाम से जानते थे। एक सिंगल पीस होता था, पूरा एक लंबा सा फ्रॉक, पूरा नीचे तक का गाउन जैसा, सॉरी घुटनों तक का। और जब वो थोड़ा एडल्ट हुआ, यंग एज में मतलब, तो उसने क्या देखा, ही सॉ द बेकर वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र। अब ड्रेस जो है वो बदल गई है, और वो क्या पहन रहा है, शर्ट पहन रहा है, ट्राउज़र पहन रहा है, और विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ ऑफ वंस। जो पूरा नीचे तक पैर होता है ट्राउज़र, उससे थोड़ा सा कम था, हाफ से ज़्यादा है ना, और फुल से थोड़ा सा कम, इस तरह की वो ड्रेस पहनते थे। हु इन्वाइट्स द कमेंट, ही इज ड्रेस लाइक अ पेडर, वाई, कौन कहता है ये वाला स्टेटमेंट जो है, एनी पर्सन हु वियर अ हाफ पैंट दैट रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट दिस कमेंट। ऐसा कोई भी पर्सन जो हाफ पैंट पहनता है नी से नीचे, वो बोलता है इस चीज़ को। ही इज़ ड्रेस लाइक अ पेडर, के वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं एज ए पेडर जो है मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है। इसका रीज़न क्या था कि वो जो बेकर होते थे उस टाइम पे, जिनको पॉपुलरली हम क्या बोलते थे, पेडर बोलते थे, वो इस तरह की ड्रेस जो है वहाँ पे पहनता था। तो अगर किसी ने ऐसी कोई ड्रेस पहनी है तो उसको किसके साथ में कंपेयर करते थे कि ये बेकर है या फिर ये पेडर है। नेक्स्ट है आपका वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, कहाँ पे रखते थे वो मंथली रिकॉर्ड। तो उनके पास कोई ऐसा एडवांस कोई चीज़ तो नहीं होगी कि फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया। तो बेकर जो है वो नॉर्मली क्या करता था, एंड ऑफ द मंथ में अपने बिल को इकट्ठा करता था, कलेक्ट करता था, जहाँ पे वो ब्रेड देकर आता था। और मंथली रिकॉर्ड को जो है वो दीवार पे, मान लो ये दीवार है, इस दीवार पे ऐसे पेंसिल से जो भी वो मार्क करते थे, यहाँ पे वो ऐसे मार्क कर लिया करते थे। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है। जैक फ्रूट क्या होता है, आपका कटहल है, कटहल को बोलते हैं इंग्लिश में। क्या मतलब है इसका, तो जैक फ्रूट कैसा होता है, काफ़ी प्लम्पी सा होता है ना, बहुत एकदम हेल्दी सा, है ना। तो अगर जो है आपका जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस से मतलब है प्लम्पी फिजिक, प्लम्प मतलब ऐसे हेल्दी सा, मोटा सा, ताज़ा सा, बिल्कुल ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर। तो बेकर जो है वो ऐसा दिखाई देता था, उसका जो स्ट्रक्चर था ना, मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे, उसका जो फिजिक था वो ऐसा ही होता था, बिल्कुल गोल मटोल। और ऐसा लगता था कि वो और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। और बेकिंग जो है ना वो इस तरह का प्रोफेशन था, मान लो कि अगर कोई और काम भी नहीं करा तो ब्रेड तो सब लोग खाते हैं ना, नॉर्मली बेसिक सी नीड है। तो ब्रेड बनाने वाला जो भी इंसान है आपका, जो ये काम करता था, उसकी फैमिली कभी भी जो है वो भूखी नहीं रह सकती है। उसके जो सर्वेंट है, उसकी जो फैमिली है, हमेशा खुश रहते थे, बहुत ही प्रॉस्पेरस लगते थे अपने इस फिजिकल अपीयरेंस के साथ में भी। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट आपके देख लो, करेक्ट और इनकरेक्ट दे रखा है यहाँ पे। पेडर जो है इंपॉर्टेंट पर्सन था ओल्ड टाइम में, तो येस ट्रू हो गया। पेडर जो अभी भी है वहाँ पे, तो येस ट्रू है। तो थर्ड, नेक्स्ट है आपका थर्ड, कि जो पेडर हैं वो चले गए हैं, पोर्टुगीज जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, क्या वो चले गए हैं अब, तो क्या पेडर्स भी चले गए हैं, तो नो, पेडर्स तो अभी भी हैं ना वहाँ पे गोवा में। नेक्स्ट है आपका नंबर 4 देख लीजिए, पेडर कॉन्टिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, तो नो इसका आंसर, क्योंकि पहले तो ये पहनते थे फ्रॉक जैसा, लेकिन अब क्या ट्राउज़र और पैंट जो है लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, जो बेकर्स थे आपके। ब्रेड और केक जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वहाँ के लोगों के लिए। एक मिनट, वर तो नहीं आएगा इसमें, है ना, क्योंकि वो तो अभी भी है ना, अभी भी लोग उसको खाते हैं ब्रेड और केक को। नेक्स्ट आपका ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग स्टिल वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो वो कह रहे हैं कि अगर ब्रेड बेकिंग का कोई ट्रेडिशन कोई काम करता है इस तरह का, तो क्या वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, तो यस उनके लिए तो है ही वो, है ना। और लास्ट में आपका सॉरी, पेडर एंड देयर फैमिली स्टार्व इन देयर प्रेजेंट टाइम, तो क्या वो भूखे मर रहे होंगे अभी, ये तो पहले ही बोल दिया है कि नहीं, भूखे तो नहीं मरेंगे, है ना, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है उन लोगों के लिए इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इस ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान पीपल, तो गोवा में रहने वाले जो लोग उनके लिए इंपॉर्टेंट था ब्रेड, तो यस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैरिजेस में यूज़ किया जाता था एज ए गिफ्ट, और फीस्ट में दावत करनी है तो भी इससे अलग अलग तरह की जो स्वीट डिशेज हैं वो बनाई जाती थी। मदर यूज़ करती थी इसको सैंडविचेस बनाने के लिए अपनी डॉटर के एंगेजमेंट में। ऑथर और क्या बताते हैं कि उनकी जो फ्रेगनेंस है, ब्रेड की जो खुशबू है ना, वो सारे में रहती थी, सब लोग उसको पसंद करते थे। जो गोवा में रहने वाले लोग हैं, जो एल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं,
एल्डर्स जो हैं उनके लिए जो ब्रेड है वो क्या है, एक सर्वाइवल का मीन्स है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर है, उनके लिए क्या है, उनके लिए वो ब्रेड बैंगल्स हैं सिर्फ, है ना। उनको खेलने से मतलब है, अच्छा तो लगता था खाने में, बट उनके लिए एज ए ब्रेड बैंगल में है वो। ये ज़रूरी है टू हैव ब्रेड फॉर ऑल ओकेजन इन एवरी हाउस होल्ड। उनके घर में, जो वहाँ पे लोग रहते थे ना उस टाइम पे, उनके घर में ब्रेड तो बहुत ही कॉमन था, मतलब हर घर में जो है आपको ब्रेड मिल जाएगा। इसीलिए जो ब्रेड है आपका, उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस कहा गया है वहाँ पे। पीपल लव टू ड्रूल फॉर टेस्टी ब्रेड सिंस द पोर्टुगीज डेज, क्योंकि लोग जो है तब से ही ब्रेड को पसंद कर रहे हैं, और आज भी जो है लोग ब्रेड को पसंद कर रहे हैं। ब्रेड से बनने वाली जो अलग अलग डिशेज हैं, लोग सब उसको खाते ही हैं। ये टिक द मार्क देख लेना एक बार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे दिया आपका, देखो एक तरह से, है ना। ये जो पैराग्राफ लिखना है, इसको इतना करने की नीड नहीं है यहाँ पे, एक बार बता देती हूँ। ये कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, आपके जो ग्रामर की बुक में नीचे दिया होगा, है ना, वो है आपका। तो यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट 1 था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, कौन सा वाला पार्ट, ये जो आपका था अबेकर, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि फटाफट से इसको ना एक अच्छे से एक बार इन वीडियोस को देख लीजिएगा, और इसकी स्पीड को ना बढ़ा के देख लो, ताकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी से कवर अप हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।